गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं और इससे पहले 4 साइंस के टेस्ट का एनालिसिस किया गया है और ये 5वां टेस्ट का एनालिसिस है। और यह जो टेस्ट है वो संस्था में ऑफलाइन चलाया जा रहा है। अगर आप भागलपुर से हैं तो अपना कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन करके ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं साइंस का, और भी अदर सब्जेक्ट का टेस्ट चल रहा है या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उनका भी टेस्ट आप ऑफलाइन अपना कंपटीशन क्लासेस में आके दे सकते हैं। हमारा पता है लालकोठी, आसानंदपुर, भागलपुर। यहां पे आप शीतला मंदिर के पास आके ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करनी हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, वो भी आपका यहां पे पूरी कंप्लीट कराई जाती है। तो हम लोग आज साइंस के 5वें टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं जो टेस्ट पहले ही संस्था में हो चुकी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट का एनालिसिस। और आज टेस्ट का सेट जो संख्या है वो 5 का एनालिसिस होने वाला है। सेट संख्या 5 का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। सेट संख्या 5 का एनालिसिस। और हम लोग देखते हैं आज का सवाल क्या क्या था। तो देखिए 120, हम लोगों ने 119 तक एनालिसिस कर चुका है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले 119 जो साइंस का क्वेश्चन है जिसका हमने YouTube पे एनालिसिस कराया है वो 4 वीडियो में है। आप उसको जाके पूरा कंप्लीट देखिए, तब इसको ज्वाइन कीजिए तो आपको ज्यादा बेटर फील होगा। और ये टेस्ट आपके हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड आएंगे और ये मॉडरेट क्वेश्चन है पूरा। तो आप टेस्ट देख सकते हैं एनालिसिस, और टेस्ट अगर देना है तो आप संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। 120 संख्या पूछा गया है, किस तत्व का रासायनिक चिन्ह OS है, यानी विच एलिमेंट हैज द केमिकल सिंबल OS, यानी OS किसका सिंबल है। तो देखिए ऑप्शंस क्या दिया इसमें। ऑप्शंस ये आपका पीरियोडिक टेबल किसका है, आपका पीरियोडिक टेबल, यानी आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एलिमेंट। अगर आपको एलिमेंट यानी तत्व अगर आपको पता है तो आप इसको बता सकते हैं। यानी पूछा गया है कि सिंबल क्या होता है, किस तत्व का सिंबल है OS। तो देखिए ओगानेशन, पहला क्या आपका ओगानेशन यानी OG से है यहाँ पे। दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है आपका O होता है, ये तो होगा नहीं। तीसरा है ओस्मियम, यानी ओस्मियम में क्या आ रहा है आपका OS, तो ये OS हो सकता है। आगे देखते हैं ओगनेशियम, तो इसमें भी आपका OG आ रहा है, तो इसलिए OS वाला सिर्फ एक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ओस्मियम। यानी ओस्मियम का सिंबल क्या होता है आपका, तो OS होता है, याद रखिएगा। तो ये बहुत ही आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दो सदिशों A और B, यानी A और B दो सदिश दिया गया है, का अदिश गुणन निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा दिया जाता है। यानी दो सदिश है, इसका अदिश गुणनफल पूछा गया है। अंग्रेजी समझते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट, यानी क्या बोला गया, स्केलर। दो, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है और स्केलर प्रोडक्ट होता है। ऑफ टू वेक्टर A एंड B इज गिवन बाय विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होगा। यानी अदिश गुणन का मतलब क्या हुआ, स्केलर। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी आपको पूछा गया A डॉट B, यानी इसी को क्या कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट यानी A डॉट B बराबर क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए AB cos थीटा। क्या होता है A डॉट B आपका, AB cos थीटा, AB cos थीटा। और अगर यही आपका वेक्टर पूछ देता कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, A क्रॉस B। A क्रॉस B में क्या होता है आपका AB साइन थीटा n कैप। तो ये आपसे पूछा गया स्केलर, तो स्केलर में क्या होगा A डॉट B AB cos थीटा, तो यहां पे आपका AB cos थीटा। तो ये क्रॉस वाला नहीं होगा, क्रॉस वाला नहीं, ये आपका डॉट है लेकिन साइन थीटा है तो नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, AB साइन cos थीटा, आपका ये है स्केलर प्रोडक्ट का आंसर। तो ये आप समझ चुके होंगे क्या हो रहा है।
अगला सवाल है, दूध का घनत्व किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? दूध का घनत्व किसके द्वारा? सबसे पहला क्या आपका हाइड्रोमीटर, यानी हाइड्रोमीटर से किसका घनत्व हम लोग देखते हैं? तो हाइड्रोमीटर से हम लोग किसका देखते हैं? तो याद रखिएगा जल का। किसका घनत्व देखा जाता है? जल का घनत्व किससे देखा जाता है? हाइड्रोलीटर का, यानी हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व को क्या करा जाता है? देखा जाता है। उसके बाद बैरोमीटर है, बैरोमीटर से किसका घनत्व? वायुमंडलीय दाब। किसका घनत्व? वायुमंडलीय दाब का घनत्व मापा जाता है। तो ये भी आपसे नहीं पूछा गया, दूध का पूछा गया है। लैक्टोमीटर, इससे क्या मापा जाता है? दूध का घनत्व, यानी दूध का शुद्धतम या शुद्धता कह सकते हैं, लैक्टोमीटर से मापा जाता है या घनत्व। इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। क्या मापा जाता है आपका? विद्युत धारा का माप किया जाता है। तो यहां पे विद्युत धारा, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? लैक्टोमीटर। दूध के घनत्व का, यानी दूध का घनत्व किससे मापा जाता है आपका? तो दूध का घनत्व आपका किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जीन शब्द, यानी जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो जीन शब्द कौन दिया? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है जीन, तो जीन का शब्द जो है वो किसने दिया था? तो याद रखिएगा 1909 में कौन दिया है? विल्हेम जोहानसन, जोहानसन इन्होंने दिया था, 1909 में दिया था। तो देखते हैं ऑप्शन पहला क्या है? ल्यूड मिला कुप्रियानोवा, ये तो नहीं दिया था। मिखाइल फेडोनकिन, ये भी नहीं दिया है। चार्ल्स डार्विन में नहीं, यानी विल्हेम जोहानसन ने 1909 में जीन शब्द दिया था। तो आप याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है, डॉट्स, यानी डॉट्स वह उपचार है जो डैश के लिए पहली बार पेश किया गया था, यानी एक उपचार का नाम है डॉट्स, जिसका पहली बार किसके उपचार के लिए प्रयोग किया? डॉट्स इज द ट्रीटमेंट दैट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये डॉट्स होता क्या है? डॉट्स होता क्या है? तो डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, ये आपका कहीं ना कहीं उपचार करने का तरीका है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, वो क्या करता है कि जो बड़े बड़े बीमारी, ये पहली बार प्रयोग किया गया था टीबी के लिए। किसके लिए प्रयोग किया गया था? टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तपेदिक। क्या कहा जाता है? तपेदिक। पहली बार तपेदिक के लिए प्रयोग किया था कौन? WHO ने, कि जिसको भी टीबी का बीमारी है उसको अच्छे से ट्रीटमेंट मिले और वो पूरे कोर्स को क्या करे? कंप्लीट करे, यानी पूरी दवाई को खत्म करे। अगर वो बीच में छोड़ता है तो ये बीमारी क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। इसी के लिए डॉट्स यानी डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट तो चलाया गया था, याद रखिएगा। तो ये कौन चलाया था? WHO ने चलाया था। पहली बार किसके लिए चलाया था? आपका टीबी के लिए, यानी तपेदिक के लिए चलाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन दिया है टाइफाइड, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, हैजा। तो क्या हो जाएगा आपका? तपेदिक, यानी तपेदिक के लिए, टीबी के लिए पहली बार चलाया गया था। तो कौन चलाया था? WHO ने चलाया था। और ये क्यों चलाया था? टीबी वाले पेशेंट जो है वो दवाई को या कोर्स को क्या करें? पूरा करें। तो इसका इसलिए फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। एस का मतलब क्या होता है? शॉर्ट कोर्स। तो ये नहीं पूरी तरह से कोर्स को वो क्या करे? कंप्लीट करे, इसलिए निगरानी करता था WHO। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि कोई पिंड किसी बाहरी विरूपक बल को हटा लेने के बाद पूरी तरह से अपने मूल आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, तो इसको क्या? यानी पूछा गया आपसे, कोई पिंड है उस पे एक बल लगा है बाहर से, फिर बल छोड़ने पे अपने आकार में आ जाएगा, तो वो कैसा पिंड है? वो कौन से रूप, यानी किस तरह का पिंड होता है? पूरी तरह से अकुशल शरीर है, विकृत शरीर है, डिफॉर्म, पूरी तरह से प्लास्टिक बॉडी है, पूरी तरह से लोचदार यानी परफेक्ट इलास्टिक होता है। कैसा होता है? इलास्टिक को अगर आप खींच लीजिएगा बल लगा के, फिर छोड़ दीजिएगा तो अपने ही जगह पे वापस आ जाता है। तो ये कैसा मेटेरियल? इलास्टिक मेटेरियल, जिसमें ये गुण आपका पाया जाता है। विरूपक बल हटा लोगे, यानी विरूपक जो बाहरी बल होता है आपका, ठीक है। अंग्रेजी में देखिए, if a body totally regains its original shape and size after removal of an external deforming force, it is known as, क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? इलास्टिक मटेरियल, यानी परफेक्ट इलास्टिक बॉडी या इलास्टिक मटेरियल कहा जाता है, जिसे हटा लेते हैं। बहुत आसान सवाल था।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत भारत में सबसे अधिक, यानी कौन सा ऊर्जा का जो स्रोत है वो भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है ऊर्जा के लिए, तो किसका किया जाता है, नाभिकीय, न्यूक्लियर का बहुत कम है भारत में नाभिकीय का। ठीक है, हाइड्रो भी भारत में क्या है, बहुत कम है। विंड एनर्जी बहुत कम है, यानी कोयला से अभी भी क्या होता है, सबसे अधिक ऊर्जा बना करके लोगों को सप्लाई किया जाता है, यानी ये थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा है, यानी आज भी बिजली या ऊर्जा सबसे अधिक किससे मिलता है, थर्मल पावर प्लांट, जिसमें कोयला को जलाया जाता है। तो कौन हो जाएगा, तो कोयला इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कमजोर तने, क्या है सवाल, कमजोर तने वाले पौधों को जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं तथा वे भूमि पर फैल जाते हैं, क्या कहलाते हैं। यानी बोला गया है प्लांट्स विथ वीक स्टेम, जिसका तना कमजोर हो, डेट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड, क्या कहलाता है। यानी पूछा गया है वैसा पौधा जो कमजोर होता है, तना जिसका सीधा खड़ा नहीं हो पाता है और पूरा वो फैल जाता है कहीं ना कहीं, तो उसको क्या कहते हैं, तो वो आप सुने होंगे लता, क्या होता है वो आपका लता, यानी लताएं जो है वो क्या होता है, पूरी तरह से आपका फैल जाता है। तो लता वाला जो होगा, तो पहला लता को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रीपर्स, क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, क्रीपर्स, यानी लता है जो फैल जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रीपर्स हो जाएगा। लता वृक्ष नहीं होता है, झाड़ी भी नहीं होता है, हर्ब्स नहीं होता है, यानी क्रीपर्स लता जो होता है वो फैल जाता है, उसका तना क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रीपर्स यानी यही क्या होता है आपका लता, आप लोग जानते भी होंगे लता फैला हुआ रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पत्तियों को गिरने, यानी पत्तियों के गिरने से रोकने के लिए कौन सा पादप हार्मोन सहायक है, यानी कौन सा पादप हार्मोन सहायक है पत्तियों को गिरने से रोकने के लिए। तो देखिए आपको दिया है जिब्रेलिन, ये भी आपका पादप हार्मोन है। एब्सिसिक अम्ल ये भी आपका पादप हार्मोन है। साइटोकिनिन ये भी पादप है, और आपका ऑक्सिन ये भी पादप हार्मोन, ये चारों आपका कौन सा हार्मोन है, पादप हार्मोन है, जिसमें कि देखिए ये जो जिब्रेलिन है ये क्या करता है, पौधों को वृद्धि और विकास में क्या करता है, आपका वृद्धि एवं विकास में क्या करेगा, मदद करता है, विकास में क्या करता है, मदद करता है। एस्बिक अम्ल ये भी क्या करता है, पौधों को वृद्धि और विकास में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन साइटोकिनिन जो है ये क्या करता है, पत्तियों को बुढ़ापा आने से रोकता है, यानी ये पत्तियों को गिरने से क्या करेगा, आपका रोकेगा, यानी ये पत्तियों को गिरने से रोकता है, पत्तियों को गिरने से क्या करता है, रोकता है। और ऑक्सिन क्या करता है, ये भी वृद्धि करता है, यानी पौधों को वृद्धि एवं विकास में क्या करेगा, आपका सहायता करेगा, विकास में क्या करेगा, मदद करेगा। लेकिन पत्ती को गिरने से कौन सा हार्मोन रखता है, साइटोकिनिन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर, साइटोकिनिन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन, एक अत्यल्प मान का संट प्रतिरोध डैश में लगाकर, यानी श्रेणी क्रम में लगाकर या समांतर क्रम में लगाकर किसी गैल्वेनोमीटर को आमीटर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा संट प्रतिरोध को कहां लगाते हैं हम लोग, पार्श्व क्रम, यानी इसी को कहा जाता है समांतर क्रम, क्या कहा जाता है, यानी समांतर क्रम में, किस क्रम में लगाते हैं, तो याद रखिएगा समांतर क्रम, इसी को पार्श्व क्रम भी कहा जाता है, यानी संट को किसमें लगाया जाएगा, आपका समांतर क्रम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल हो जाएगा, यानी ओनली फॉर ए, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या होगी आपका सही, सिर्फ आपका पैरेलल वाला आंसर होगा। सीरीज में नहीं लगाते, किसमें लगाते हैं, पैरेलल में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीरो अगर रहेगा प्रतिरोध तो वो कहीं ना कहीं 100% विद्युत धारा जो है वो जाना शुरू हो जाएगा प्रतिरोध संट से, जिसके कारण आमीटर के जैसा क्या करेगा, बिहेव करने लगता है, याद रखिएगा। अगला है सवाल आपका, निम्न में से कौन सा एक मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है। उत्सर्जी मतलब शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर कौन नहीं करता है, अंग्रेजी में विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी वैसा कौन सा बॉडी का अंग नहीं है जो अवशिष्ट पदार्थ को बाहर नहीं करता है। कौन कौन करता है, तो किडनी आपका करता है, त्वचा से पसीना निकलता है ये भी आपका करता है, यकृत पितरस ये भी आपका करता है, लेकिन हृदय नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हृदय हो जाएगा। अगला सवाल पे जाते हैं,
एक समान गति में किसी भी समय अंतराल के लिए वस्तु के वेग में परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में अगर परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको त्वरण कहते हैं। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन यहां पे आपका कहीं ना कहीं गति क्या है, आपका एक समान है। गति क्या है आपका, एक समान गति में किसी समय अंतराल के लिए वस्तु के वेग में परिवर्तन डैश होगा, यानी त्वरण का मान क्या होगा, तो त्वरण का मान क्या होगा, 0। और ये 0 कब हो रहा है त्वरण का मान आपका, तो ये 0 तब होता है जब एक समान गति रहता है। एक समान क्या रहता है आपका, गति रहता है। जब एक समान गति, बार बार स्पीड आप अगर नहीं बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है आपका, यानी त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है त्वरण क्या होगा, तो जब आप गति नहीं, एक समान गति में त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका शून्य, 1 नहीं होता है, -1 ये सब नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगों के माध्यम से आने वाले, यानी रेडियो तरंगों के माध्यम से आने वाले हवाई जहाज की दिशा सीमा का पता लगाने के लिए किस उपकरण, यानी हवाई जहाज का दिशा या सीमा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ एन अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट यूजिंग रेडियो वेव्स, यानी रेडियो वेव्स, यानी आप उपयोग जो करते हैं हवाई जहाज को रेडियो तरंग के, क्या मापते हैं, किसके द्वारा उसको किया जाता है। तो देखिए यहां पे ऑप्शन दिया है आपका साइटोमीटर। साइटोमीटर से क्या करते हैं, कोशिका की संख्या को देखते हैं, क्या करते हैं, कोशिका की संख्या को। और ये रडार जो है, ये हवाई जहाज, रॉकेट, इन सब के दिशा और सीमा का क्या लगाता है, पता लगाता है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया है, क्या है। अब देखिए माइक्रो पायरोमीटर, ये माइक्रो पायरोमीटर क्या करता है, तो माइक्रो पायरोमीटर क्या करता है, बिना छुए किसी भी वस्तु के तापमान को मेजर करता है। क्या करता है ये, बिना छुए किसी भी वस्तु के तापमान को, बिना छुए किसी वस्तु के तापमान को क्या करेगा आपका, मापता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट के एरिया में कितना तापमान होगा, तो इसका प्रयोग करते हैं। मैक मीटर एक क्या आपका दिया गया है, ये मैक मीटर, इससे हम लोग क्या करते हैं, तो इससे भी हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, याद रखिएगा। और ये आपका साइटोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग, कोशिका को। अब आता है मैक मीटर से क्या मापते तो है, क्या मापते हैं, तो याद रखिएगा वायु यान का गति, यानी हवाई जहाज का, वायुयान का गति और ध्वनि के गति का अनुपात, गति का क्या मापते हैं, अनुपात मापते हैं, याद रखिएगा। यानी क्या मापते हैं, वायु का गति और ध्वनि की गति के, जब चल रहा होता है हवाई जहाज तो वहां पे उसका गति और ध्वनि का गति का अनुपात मेजर किया जाता है मैक मीटर से। और आपको बताया साइटोमीटर से क्या, कोशिका की संख्या को क्या करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं। तो लेकिन यहां पे पूछा गया है हवाई जहाज, तो कौन है, रडार, जो कि हवाई जहाज या रॉकेट या मिसाइल किसी का भी पता लगाता है, वो कौन लगाता है आपका, रडार लगाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, ऑस्टियोसाइट, यानी ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट पहले है क्या, एक आप सुनते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, एक बीमारी है जो हड्डी से संबंधित है, यानी ऑस्टियो से संबंधित बीमारी कहां होता है, हड्डी में। तो यहां भी ऑस्टियोसाइट, तो ऑस्टियोसाइट क्या है, एक कोशिका है। ऑस्टियोसाइट क्या है आपका, ऑस्टियोसाइट क्या है, तो यह एक प्रकार का कोशिका है, यह एक परिपक्व कोशिका है। और ये परिपक्व जो कोशिका है, ये कोशिका कहां पाया जाता है, तो याद रखिएगा अस्थि में। अस्थि का मतलब हड्डी में, कहां पाया जाता है, हड्डी में पाया जाता है ये कोशिका। तो देखते हैं कहां पाए जाते हैं, अस्थि में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, रुधिर में नहीं, लिग्नाइट, यानी कहां पाया जाता है ये आपका, अस्थि में पाया जाता है, हड्डी में पाया जाता है। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक दूसरे का आहार करने वाली श्रृंखला डैश का निर्माण करते हैं। यानी पूछा गया है विभिन्न जैविक स्तर, यानी जैविक स्तर शेर है, उसके बाद नीचे आपका कहीं ना कहीं लोमड़ी आ जाए या सियार,
या पेड़ पौधा, बकरी, यानी जो भी है वो एक तरह से जैविक स्तर है पर भाग लेने वाले जीवों की एक दूसरे का खाना जो होता है उसी श्रृंखला के बारे में कौन सा श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पे आपका आहार जाल दिया गया है, फूड वेब बोलते हैं। ये आपका संपूर्ण जितना भी होता है श्रृंखला उसको बोलते हैं हम लोग फूड साइकिल, यानी आहार चक्र है, आहार चरण है और आहार श्रृंखला। तो क्या होता है ये आपका खाद्य श्रृंखला, क्या बोलते हैं हम लोग, किसमें आता है, खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला में क्या आंसर हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। लेकिन आपका ये आहार चक्र को भी हम खाद्य श्रृंखला ही कहते हैं। तो इसका आंसर दो ऐसे है, ठीक है, आप दो में से कोई भी मार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है विद्युत धारा के बारे में, यानी आपसे क्या पूछा गया, विद्युत धारा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है विद्युत धारा एक सदिश राशि है, करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखिएगा विद्युत धारा जो है कैसा राशि है आपका, अदिश, कैसा राशि है आपका, अदिश राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसा राशि है, अदिश। यहां दिया हुआ सदिश, तो ये आपका क्या है, गलत है, यानी गलत ही पूछा गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, एक, ये इतना बराबर इतना, तो बिल्कुल सही है, इतना होता है। विद्युत परिपथ में कितने एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है निर्धारित करने के लिए एक एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में, तो आमीटर को श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या आपका सही है, लेकिन यहाँ पूछा गया है गलत, तो ये क्या हो गया आपका गलत। अगला क्या है, एक कुलम विद्युत आवेश लगभग इतना, बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ नहीं कौन है, तो ये तीनों आपका हो रहा है सही और एक वाला क्या आपका गलती। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर आपका हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य का स्वर यंत्र या गला क्या उत्पन्न करता है, ध्वनि, गला क्या उत्पन्न करता है आपका, ध्वनि उत्पन्न करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। लैरिंक्स क्या उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं, एस्पिरिन सर्वप्रथम कहां से प्राप्त किया गया था। एस्पिरिन एक तरह का केमिकल है आपका, एस्पिरिन फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एस्पिरिन क्या है, केमिकल्स है, इसका हम लोग दवाई में प्रयोग करते हैं, एक तरह का दवाई होता है, ठीक है। और एस्पिरिन पहली बार याद रखिएगा, एस्पिरिन जो है पहली बार वो किससे प्राप्त हुआ था, पेड़ से। और कौन से पेड़ से, तो विलो पेड़, कौन सा पेड़ है आपका, विलो पेड़ का छाल से, पेड़ के छाल से प्राप्त हुआ था एस्पिरिन। तो याद रखिए कहां से प्राप्त हुआ, पहली बार आपका वृक्ष से, किससे प्राप्त हुआ था, पेट्रोलियम से नहीं, पृथ्वी से नहीं, अम्ल की रासायनिक क्रिया से नहीं, तो पहली बार वृक्ष से क्या हुआ था आपका, प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। अगला है, आंत की पेशी का दूसरा नाम क्या है, आंत की पेशी, यानी आंत का जो मांसपेशी है उसका नाम पूछा गया है, क्या बोला गया है, धारीदार मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी, हृदय मांसपेशी, कंकाल मांसपेशी। तो यानी कोई भी इंटरनल बॉडी का जो पार्ट है वो क्या होता है आपका, चिकना, वहां का मांसपेशी क्या है, अंदर का, यानी शरीर के अंदर का जो भी मांसपेशी है वो कैसा होता है, चिकना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, चिकना हो जाएगा। शरीर के अंदर का पूछा गया है तो क्या होने वाला है आपका, चिकना मांसपेशी होता है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित बीमारी, यानी जल से कौन सा बीमारी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बोर्न डिजीज, यानी जल से होने वाला बीमारी आपका। अब ऑप्शन दिया गया चेचक, हैजा, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा। तो यहां पे आपका जो चेचक है, याद रखिएगा, चेचक और इन्फ्लुएंजा ये दोनों जो बीमारी होता है ये होता है आपका वायरस से। किससे होता है दोनों बीमारी आपका, वायरस से होता है। और आपका जो मलेरिया है, मलेरिया ये किससे होता है आपका, मच्छर से, मलेरिया किससे होता है आपका, मच्छर से होता है। और हैजा जो है, हैजा किससे होता है, तो याद रखिएगा, हैजा दूषित पानी, किससे होता है आपका, दूषित पानी से होता है। और इसी दूषित पानी में एक बैक्टीरिया रहता है, क्या रहता है, बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का विब्रियो कोलेरा, कौन सा बैक्टीरिया आपका, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया, इसी विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के कारण होता है। और कहां पे रहता है, दूषित पानी में। तो ये पानी से फैलता है कौन सा आपका, तो हैजा, ये फैलता है मच्छर से और ये वायरस से।
तो पानी से फैलने वाला कौन है आपका? हैजा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें कोई जीवित रोगाणु नहीं है? यानी जीवित रोगाणु कहां नहीं पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी लिविंग जर्म्स? यानी रोगाणु कहां नहीं होता है? देखिए, अंतरिक्ष में होता है क्या? अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं होता है, जीवाणु तो नहीं होता है, तो ये आपका क्या होगा? नहीं होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। वायु में होता है, पानी में भी होता है, धूल में भी। यानी जीवाणु आपका पानी में होगा, धूल में होगा, वायु में होगा। सांस लोगे तो जीवाणु चला जाएगा, पानी पियोगे तो धूल जाएगा, तो उससे जा सकता है। लेकिन अंतरिक्ष में रोगाणु नहीं होता है, यानी जीवाणु नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है जीवित रोगाणु। तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष पूरा वैक्यूम होता है, वहां कुछ नहीं होता है। अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अंतः आणविक अन्योन क्रिया या बलों को वंडर वाल बल कहा जाता है? यानी आपसे यहां पे आपको पता क्या होना चाहिए इसके लिए? वंडर वाल बल, ये बल क्या होता है? ये बल कहां लगता है? वंडर वाल बल याद रखिएगा, ये कहां लगता है? किसी भी परमाणु या अणु, किसी भी यानी परमाणु या अणुओं के मध्य, परमाणु या अणुओं के मध्य लगने वाला क्या है आपका? एक कमजोर आकर्षण बल है। कैसा बल है आपका? कमजोर आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। कमजोर आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या है आपका? एक बल होता है। और इसी बल, यानी इस बल का अगर बात किया जाए प्रकार का, तो इसी बल का प्रकार है आपका लंदन बल प्रकार। और दूसरा इसी का है द्विध्रुवीय बल। तो ये बल आपका इसका क्या है? प्रकार है। ये भी आपका द्विध्रुव या प्रेरित द्विध्रुवीय बल। तो ये सब कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो बंधन है आपका, ये एक मजबूत बंधन है और एक कमजोर बंधन है। तो आपसे पूछा गया है किस प्रकार की अंतःक्रिया, तो ये तीनों आपका क्या है? सही है। और ये आपका चौथा गलत है। तो तीनों सही किसमें हो रहा है? तो देखिए, इसमें 3 और 4 सही है, नहीं होगा। 1 और 2 सही है, ये भी नहीं। 1, 2, 3 यानी तीनों इसमें आपका सही है, इसलिए आंसर इसमें 2, 3, 4 ये भी आपका नहीं होगा। तो यानी कौन सा आंसर हो गया? सी नंबर। यानी ये तीनों इसी बल का क्या है? आपका प्रकार है। और एक कमजोर बंधन है ये, लेकिन हाइड्रोजन बंधन एक मजबूत बंधन होता है। तो कमजोर की बात कर रहा है तो मजबूत आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते, इसका आंसर आप समझ गए होंगे। अगला सवाल है, पर्यावरण के संदर्भ में, यानी पर्यावरण के संदर्भ में नगर पालिका के ठोस कचरे को एक लैंडफिल अवशिष्ट से ऊर्जा सुविधा या पुनर्चक्रण सुविधा तक पहुंचाने के लिए ली जाने वाली कीमत को क्या कहते हैं? यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नगर पालिका जो आपके यहां से अवशिष्ट या कचरा ले जाता है, उसका वो पुनर्चक्रण करे या उससे कुछ भी अगर काम करता है, तो आपसे जो पैसा लिया जाता है, कीमत उसका लिया जाता है, वो कीमत किसके लिए होता है? तो देखते हैं, सामग्री शुल्क, जो आप कचरा देते हैं उस कचरे का शुल्क होता है क्या? बिल्कुल नहीं लिया जाता है शुल्क। डंपिंग शुल्क यानी खत्म करने का उसका शुल्क लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। टिपिंग शुल्क यानी आपसे उठा करके वहां तक ले जाने का, इसका आपसे क्या लेता है? पैसा। टिपिंग मतलब आपके घर से जहां पे पुनर्चक्रण हो रहा है, यहां जो भी उसका अपशिष्ट को खत्म नष्ट किया जा रहा है, वहां तक ले जाने का जो शुल्क होता है उसी को बोलते हैं टिपिंग। यानी टिपिंग करने का फीस लिया जाता है, पुनर्चक्रण का पैसा नहीं लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुनर्चक्रण का नहीं, टिपिंग शुल्क। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एनेलिड और आर्थ्रोपोड में किस प्रकार की समरूपता होती है? तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए एनेलिड क्या होता है, और दूसरा है आपका आर्थ्रोपिड। इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ये दोनों जो आपका है, एक जीव का प्रजाति को इंडिकेट करता है, जीव के प्रजाति को इंडिकेट करता है। इसके अंतर्गत जो जीव समूह आते हैं, एक जीव समूह को क्या करता है? आपका इंडिकेट करता है। ये भी क्या करता है? एक जीव समूह को क्या करता है? इंडिकेट करता है। इस जीव समूह में कौन सा जीव आता है? तो इस जीव समूह में जैसे आपका केचुआ, क्या आता है? आपका केचुआ हो गया, आपका जोक हो गया, वो किस में आता है? ईटीसी, वो आपका
आता है, ये आपका किसमें आता है, एनिलेट कहते हैं इन दोनों, इन सबको। और इसके जीव समूह में कौन आता है आपका, कॉकरोच। कौन आता है, कॉकरोच। आपका मकड़ी भी आता है इसमें, आपका क्या आता है, मकड़ी, कॉकरोच, मकड़ी। तो ये सब आपका किसमें आता है, इसमें आता है। अब देखिए पूछा गया कौन सा समरूपता होता है इसमें। एक आपका द्विपक्षीय यानी बायलेटरल होता है, कोई समरूपता नहीं होता है, विषमता होता है, रेडियल समरूपता होता है। तो देखिए इन दोनों को अगर आप कहीं ना कहीं बीचों बीच अगर काटोगे, दो भागों में बांटोगे, तो दोनों साइड लगभग क्या होता है, सेम दिखता है, यानी मिरर के जैसा आपका कहीं ना कहीं सेम दिखेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, द्विपक्षीय समिति यानी बायलेटरल समिति। तो ये कैसा होता है, काटने के बाद दोनों को काटोगे तो दोनों में बायलेटरल दिखेगा, एकदम 100% बराबरी से कटेगा। तो ये समरूपता इन दोनों जीव में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, केचुआ हो चाहे आपका कॉकरोच हो, इन दोनों को बीचे बीच काटा जाए तो बायलेटरल इसमें देखने को मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, द्विपक्षीय समिति। अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कुक्कुट की, यानी कुक्कुट मतलब मुर्गा मुर्गी जो होता है, स्वदेशी किस्म का उदाहरण है, यानी मुर्गी का स्वदेशी उदाहरण कुक्कुट का कौन सा है। तो देखिए इसमें दो चीज आपका, एक है एसील दिया हुआ और दूसरा है आपका लैंगहॉर्न। क्या दिया हुआ है आपका, लैंगहॉर्न। अब देखिए ये जो आपका एसील है ये देसी किस्म है, ये कैसा किस्म है आपका, देसी किस्म का है। और ये जो ये आपका इटली का, कहां का है आपका, इटली का की किस्म है ये कहीं ना कहीं। तो यहां पूछा गया आपको स्वदेशी यानी देसी कौन है, तो सिर्फ आपका एसील है वो आपका देसी है, और ये क्या है आपका विदेशी है यानी इटली का है। तो देसी कौन हो जाएगा, सिर्फ एक, यानी ना तो ए ना तो ये तो नहीं होगा, केवल एक, बिल्कुल केवल एक, दो नहीं होगा, यानी केवल एक आपका एसील जो है वो ये नहीं होगा आपका, सिर्फ एसील होगा। तो एसील आपका स्वदेशी कुक्कुट का क्या है आपका किस्म है, याद रखिएगा, और वो इटली से विदेशी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान गैस के द्वारा होता है, यानी पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, स्टोमेटा के द्वारा, रंध्र के द्वारा या वातरंध्र के द्वारा। तो ये तो सिंपल सा आपका प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है चारकोल, यानी चारकोल मतलब कोयला, घर में क्या जलाकर बनाया जाता है, कोयला घर में क्या जला के, तो लकड़ी जला के बनाया जाता है। लेकिन ऑप्शन देखते हैं क्या है, हवा की पर्याप्त आपूर्ति ना होने पर लकड़ी को, यानी हवा हो कम हो लकड़ी को जला के आप बना सकते हैं, हवा की पर्याप्त आपूर्ति ना होने पर कोयले को, यानी कोयले को तो जला के नहीं बना सकते हैं, या भी हवा को तो कोयला यानी कोयला को जला के नहीं बना सकते हैं। तो बच गया दो ऑप्शन, हवा की पर्याप्त आपूर्ति ना होने पर लकड़ी को, हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को। तो कोयला बनाने के लिए हवा की अनुपस्थिति में क्या किया जाता है, लकड़ी को गर्म किया जाता है, तो क्या बन जाता है आपका कोयला। यानी चारकोल बनाने के लिए क्या होता है, हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को, न कि हवा की अनुपस्थिति में। हवा की उपस्थिति अगर रहेगा तो लकड़ी पूरी तरह से क्या हो जाएगा आपका, जल जाएगा। तो याद रखिएगा, तो इसलिए हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को क्या करते हैं, कोयला के रूप में परिवर्तित करते हैं। अगला सवाल है, मैग्नेटाइट डैश का एक अयस्क खनिज है। तो मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो देखिए लोहा का अयस्क क्या क्या, लोहा का आपका होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, सीडेराइट, डोलोमाइट, ये सब क्या है आपका लोहा का। तो ये मैग्नेटाइट किसका अयस्क है आपका, याद रखिएगा लोहा का। किसका अयस्क है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, लोहे का अयस्क है। अगला सवाल पे चलते हैं और लास्ट सवाल यही है, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी एक अभिक्रिया दिया गया है, ये अभिक्रिया किस प्रकार का, समझते हैं अभिक्रिया को। CuO प्लस H2 से क्या बना है आपका, Cu प्लस H2O। तो इससे कहीं ना कहीं अब पूछा गया ये कौन सा है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है, विस्थापन है, या अवकरण है, ये कौन सा अभिक्रिया आपका है, ये आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो ध्यान समझते हैं इसमें हुआ क्या है। तो देखिए ये CO है, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है आपका, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है आपका, निकल रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है आपका, निकल रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, अवकरण, क्या हो रहा है आपका,
अवकरण या इसी को बोलते हैं अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। लेकिन आप H2, ये जो H2 है इसमें, यानी H2 में क्या हो रहा है? तो H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है आपका? जुड़ रहा है। तो इसलिए इसका क्या हो रहा होगा? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा होगा? ऑक्सीकरण। तो देखिए, अगर ऑक्सीजन जुड़े तो होता है ऑक्सीकरण, अगर हाइड्रोजन निकले यानी हाइड्रोजन जुड़े तो क्या होता है आपका? अपचयन या अवकरण। लेकिन अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण। तो इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण यानी अपचयन भी हो रहा है, और दोनों में जो ये क्रिया हो, ऑक्सीकरण अपकरण, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये किसका एग्जांपल है आपका? रेडॉक्स रिएक्शन कहीं ना कहीं हो रहा है। तो आप ये समझ चुके होंगे। ये था आपका लास्ट प्रश्न। इसके आगे हम लोग 148 से आगे जो होने वाला है उसमें हम लोग 149 से लेकर के लगभग 180 क्वेश्चंस तक को हम लोग एनालिसिस करेंगे, और हम लोग लगभग 2000 प्रश्न को क्या करने वाले हैं? साइंस का एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ पे। अगर आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप इससे पहले जो 4 साइंस का दिया गया है उसको आप जरूर देखिए। उसमें आपको बहुत सारा फायदा होने वाला। हर एग्जाम में आपका ये प्रश्न पूछा जाता है और ये मॉडरेट प्रश्न है। अगर आप भागलपुर से हैं और ऑफलाइन टेस्ट अगर आप खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट देना है तो आप अपना कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे अपना कंपटीशन क्लासेस का पता है लाल कोठी शीतला मंदिर के पास, भागलपुर। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और यह टेस्ट ऑफलाइन संस्था पे हर एक एग्जाम का, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक्स का, हर एक चैप्टर्स का चलाया जा रहा है। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे और आपसे कहीं ना कहीं प्रश्न 149 से 180 तक को एनालिसिस करने वाले हैं, और ये टेस्ट संस्था में होने वाला है। तो दोस्तों आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग।